आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। गेहूं की बुआई का रकबा चालू रबी सत्र में अब तक लगभग 3.5% बढ़कर हुआ 138 लाख हेक्टेयर से अधिक। पिछले साल इसी अवधि में गेहूं बुआई का रकबा था 133 लाख हेक्टेयर। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रासायनिक प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। कहा, देश भर में ऐसी 4 और प्रयोगशालाएं की जाएंगी स्थापित। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में किया जाएगा पेश। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से हो रहा है शुरू। हाल ही में कैबिनेट ने कृषि विधेयकों को निरस्त करने की दी थी मंजूरी। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि अगले महीने से टमाटर की कीमतों में आएगी गिरावट। बेमौसम बारिश से हुई नुकसान की वजह से बढ़ी थी टमाटर की कीमतें। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं कि गेहूं का जो बुआई का रकबा है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल बढ़ा है। उसके लेकर कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। गेहूं की बुआई का रकबा चालू रबी सत्र में अब तक 3.36% बढ़कर 138.35 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि में ये 133.84 लाख हेक्टेयर थे, यानी कि इस वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है गेहूं की बुआई के रकबे में। रबी की बुआई अक्टूबर से शुरू होती है, जबकि कटाई मार्च से शुरू हो जाती है। और जो कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए वो आंकड़े हैं कि गेहूं के अलावा चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलें, उनके भी आंकड़े केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जारी किए हैं। गेहूं के अलावा चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलों के साथ साथ पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं बुआई का जो रकबा है वो काफी बढ़ा है। पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें तो 29.45 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 13.7 लाख हेक्टेयर है। कृषि मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी जारी किए। राजस्थान की बात की, राजस्थान में 13.37 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई अब तक की जा चुकी है, यानी कि हो चुकी है। और इसी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दलहन की बुआई का रकबा इस सत्र के 26 नवंबर तक बढ़कर 97.53 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले की किसान अवधि में 94.02 लाख हेक्टेयर था। यानी कि दलहन की बुआई रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज और पोषक अनाज की खेती का रकबा थोड़ा कम, यानी कि 25.87 लाख हेक्टेयर है। तिलहन का रकबा बढ़कर 76.60 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष ज्यादा तिलहन का रकबा भी बढ़ा है, जो एक साल पहले इस अवधि में 60.15 लाख हेक्टेयर था। और कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने
तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी थी। ये विधेयक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौते संबंधी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समर्थन के लिए राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के तीनों कृषि कानून को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पुनीत अवसर पर इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, एमएसपी को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की भी मांग मान ली है। संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। और अब बात करेंगे एफसीआई द्वारा रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना अलग अलग राज्यों में की जा रही है। हरियाणा एफसीआई द्वारा रासायनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। हरियाणा में सरकारी स्वामित्व वाली एफसीआई द्वारा स्थापित एक रासायनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की जा रही है। हरियाणा में सरकारी स्वामित्व वाली एफसीआई द्वारा स्थापित एक रासायनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई, जिसका आने वाले दिनों में किसानों को लाभ मिलेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसका उद्घाटन किया था। इससे खाद्यान्न नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई, जो कि अपने आप में एक अनूठी है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को और आधुनिक बनाया जा सकता है। चावल के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो चावल की गुणवत्ता है उसको और बढ़ाई जा सके। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और अब पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करे। उसी कड़ी में ये रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। साल 2024 तक हर सरकारी कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जो पोषक तत्वों से भरपूर होगा। सरकार फोर्टिफाइड चावल को बाजारों में उपलब्ध कराने की भी लगातार योजना बना रही है।
अनाज गोदामों में प्रयोगशालाएं हैं ताकि नमी जैसे खाद्यान्नों के भौतिक गुणों की जांच की जा सके। इसलिए जरूरी है कि अलग अलग राज्यों में जो लेबोरेटरी है वो उसको स्थापित किया जाए। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से टमाटर की कीमतों में गिरावट आएगी। बाजार में उत्तरी राज्यों से टमाटर की नई आवक से इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर महीने से टमाटर की औसत खुदरा कीमत बढ़ी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेमौसम वर्षा के कारण ऐसा हुआ था और कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। बेमौसम की बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ और आपूर्ति में बाधा आई थी। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी वर्षा से भी आपूर्ति बाधित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष अनुमानित खरीफ उत्पादन 69.52 लाख मीट्रिक टन है। और तमिलनाडु में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पश्चिमी जिलों और तटीय तथा डेल्टा इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ऊपरी वायु चक्रवाती दबाव के कारण राज्य में मूसलाधार वर्षा हो रही है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर सहित 6 जिलों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और देश में जल, जंगल और जमीन के साथ पहाड़ों में मौजूद वन संपदा को संरक्षित करने की जरूरत है। हिमालय में दरकते पहाड़ और बाढ़ जैसी विभीषिकाओं से निपटने के लिए भारत सरकार के मिशन जल संरक्षण के लिए काम करने वाले जल विशेषज्ञ अमरनाथ ने कहा कि आज पहाड़ों की जैव विविधता को संरक्षित कर जन सहभागिता से काम करने की जरूरत है। हम इसी पहाड़ को मजबूत करने के लिए हम मिश्रित जंगल की बात कर रहे हैं, हम चौड़े पत्ते वाले हम अपने पेड़ों की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे अपने जितने भी स्प्रिंग सेट्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, पहाड़ पानी परंपरा मजबूत नहीं होगा तो हम कहीं पे भी हिमालय में ये कभी भी समतल, हम ये तैयार हैं कि हिमालय हमारा कभी भी ख़त्म होने के डगर पे है। यदि हम अपने हिमालय कमज़ोर होते हुए हिमालय को नहीं बचाएंगे तो हमारा स्वयं का अस्तित्व नहीं है। और देश के किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक की जानकारी देने के मकसद से IIT खड़गपुर के मेधावी युवा आशीष मिश्रा ने कृषि नेटवर्क ऐप बनाया है। इस ऐप की क्या खासियत है और किसानों को इससे किस तरह से फायदा मिलता है, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की आशीष मिश्रा से। हमारे साथ एक युवा कृषि उद्यमी है आशीष मिश्रा, जिन्होंने IIT खड़गपुर से BTech किया, लेकिन इन्होंने नौकरी करने के बजाय नौकरी देने की सोची और ये खुद एक गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्होंने किसानों का दर्द समझते हुए कृषि का एग्रीकल्चर नेटवर्क ऐप बनाया है। इस ऐप की क्या खास बात है, इस विषय पर खुद बात करने के लिए हमारे साथ आशीष मिश्रा मौजूद है। कृषि नेटवर्क ऐप किसानों का एक प्लेटफॉर्म है जो किसानों को खेती के बाकी लोगों से जोड़ता है, जहाँ किसानों को एक जगह सारे जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि अगर उसे कोई भी फसल में बीमारी हो रही है, उसे कोई जानना है कौन सी किस्में उसके लिए अच्छी हैं, ऐसे सारे सवालों के जवाब उसे कृषि विशेषज्ञों से मिल जाते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसकी क्या वजह रही? आप तो MNC में भी जा सकते हैं। 7-8 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि हमें नौकरी करने के बजाय रोजगार देना चाहिए और खेती किसानी वाले एरिया में मुझे काम करने का काफ़ी मन था, तो इस तरीके से कृषि नेटवर्क की शुरुआत हुई। इस नेटवर्क ऐप से कितने किसान जुड़े हुए हैं और किस तरह आप कार्य करते हैं? आपकी टीम कितनी है? टोटल 30 लाख किसान हमसे जुड़ चुके हैं। 8000 कृषि एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ चुके हैं। हमारी 65 लोग की टीम है और 1300 ग्राम प्रचारक भी हमसे जुड़ चुके हैं। किसानों को अपनी समस्याएं आपके सामने रखनी है तो किस तरह वो आपसे संवाद करते हैं, क्या माध्यम रहता है और किस तरह आप उनको जवाब देते हैं और कैसे संतुष्ट करते हैं? हमारे ऐप में एक सवाल जवाब का सेक्शन है जहाँ पे किसान अपना बोल के सवाल पूछ सकता है, उसे टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसे हमारे कृषि विशेषज्ञ तुरंत जवाब देते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी गारंटी है कि हम किसानों के जवाब दे देते हैं। कौन कौन सी मुख्य समस्याएं किसानों के सामने आती है और आप उसको किस तरह सोल्व करते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन के अराउंड, कि फसल सुरक्षा, अगर कोई बीमारी हो गई तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा किसानों के सवाल रहते हैं। सीड वैरायटी कौन सी लगेगी, बुआई कैसे करनी है, नर्सरी कैसे करनी है, कहाँ माल बेचेंगे, कहाँ से बीज मिलेगा, आदि इत्यादि। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं किसानों के लिए। आपने कोई ऐसा और भी कोई इसमें सुविधा भविष्य में करने की सोची है जिससे किसान बेहतर तरीके से जुड़े, मोबाइल फ़ोन पर मौसम, मंडी और तमाम तरह की सूचनाएँ उनको आपकी तरफ से मिले?
अभी जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अभी जो ऐप है वो हिंदी और मराठी में अवेलेबल है। अब हम और भाषाओं में उसे लॉन्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी पंजाबी और गुजराती में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो ये थे कृषि नेटवर्क ऐप तैयार करने वाले युवा उद्यमी आशीष मिश्रा, जिनका मानना कि ये एक तरह से कृषि और किसानों के लिए बनाया गया ऐप है और वो खुद एक किसान होने के नाते किसानों का दर्द समझते हैं और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बजाय देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए ये कृषि नेटवर्क ऐप बनाया है। भविष्य में इस नेटवर्क ऐप के जरिए न केवल किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकी जानकारी मिलती रहेगी, बल्कि अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का ये नेटवर्क ऐप महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ गुरुग्राम से मैं OP यादव। और अब बात करेंगे मनरेगा की। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। सरकार ने कहा कि अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन के लिए 68,568 करोड़ रुपए से अधिक के फंड जारी किए जा चुके हैं। बजट आकलन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान फंड आवंटन में 18% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के अनुसार 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवसों का सृजन किया जा चुका है। वहीं हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान चरण के दौरान मांग के आकलन पर आवंटन किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद केंद्र सरकार ने बढ़ा दी। अब अगले साल मार्च तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस घोषणा से दोहरा फायदा होगा, क्योंकि पिछले दिनों CM योगी आदित्यनाथ ने भी मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसका लाभ राज्य के करीब 15 करोड़ लोगों को मिलेगा। यूपी में भी गरीब परिवारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की थी। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी दिया जाएगा। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लाभार्थियों में खुशी की लहर है। 2 साल कोरोना जैसे काल में भी हम लोगों को और आम लोगों को जो राशन मिला है उसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काफ़ी विषम स्थिति में भी लोगों ने कम से कम अपने राशन द्वारा अपने परिवार का और अपना पेट पाल लिया। ये बहुत बड़ा कार्य रहा। कोरोना से राशन मुफ्त मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 4 महीना और राशन मिलेगा। अच्छा काम कर रही है सरकार। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कोरोना के आपदा काल में शुरू की गई इस योजना ने गरीब तबके के परिवारों को आपदा से उबारने का काम किया है। कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों की 2 वक्त के भोजन की समस्या दूर हुई और 80 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचा। तो यूपी में भी करोड़ों लोगों को इस योजना ने उच्च गुणवत्ता का राशन मुहैया कराया। अपने कार्ड धारकों को ये बताना चाहता हूं कि वाराणसी जनपद में लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड हैं और हमारे 26.5 लाख लाभार्थी हैं, जिनको हम हर माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत फ्री गेहूं और चावल उपलब्ध कराते हैं। हम प्रदेश सरकार के योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न पाने में कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई भी कंप्लेन हो, वो हमारे 1800-150 टोल फ्री नंबर पे शिकायत दर्ज करा सकता है। हमारे कार्यालयों में भी आकर के अपनी बात को रख सकता है। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। अब इस योजना के तहत गरीबों को मार्च तक सरकार निशुल्क गेहूं और चावल उपलब्ध कराएगी। डीडी न्यूज के लिए वाराणसी से दीपक गुप्ता के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में क्या रहा अनाज का भाव इस खास रिपोर्ट में।
भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 85,603 करोड़ 57 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। ये पिछले साल की खरीद की तुलना में 11% अधिक है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है। साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद से लगभग 49,20,000 किसान लाभान्वित हुए। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही गेहूं की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई 88,46,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 80,71,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 25 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,955 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,960 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 नवंबर को गेहूं का भाव था 1,885 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,785 रुपए हो गया। हालांकि जम्बूसर मंडी में 25 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,800 रुपए। जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 नवंबर को गेहूं 2,060 रुपए पर बिका। इसी तरह लालसोट मंडी में भी 25 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,033 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,033 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुरुवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 1,930 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 23,46,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,224 टन का ही हुआ था। देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के आयात में 10% की बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में दालों का आयात 13,87,913 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,23,234 टन की बढ़ोतरी हुई है और आयात 15,11,147 टन के पार पहुंच गया है। वहीं चने की आयात पर नजर डालें तो चने का आयात बीते साल के मुकाबले घटा है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से 1,31,327 टन चने का आयात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान चने का आयात 1,35,874 टन का हुआ था। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी चने की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में चने का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में चने की बुआई 53,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 52,15,000 हेक्टेयर रहा था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में 25 नवंबर को चने का भाव रहा 4,125 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 65 रुपए की तेजी आई और भाव 4,190 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 नवंबर को चने का भाव था 4,700 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव 21 रुपए चढ़कर 4,721 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 25 नवंबर को चने का भाव रहा 4,770 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4,750 रुपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुरुवार को देसी चने का भाव था 5,560 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,550 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में देसी चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 नवंबर को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो गाजीपुर मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,920 रुपए। गोंडा मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। पीलीभीत मंडी में देसी चना 5,750 रुपए पर बिका, जबकि इस दौरान लखीमपुर मंडी में देसी चने के सौदे 5,850 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब बारी है मौसम खबर की। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपनी फसलों का ध्यान। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान गेहूं और मसूर की बुआई जारी रखें। उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में धान की कटाई कर ले, साथ ही यहां के किसान दलहनी फसलों की बुआई जारी रखें। उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में आलू की रुपाई पूरी कर ले। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में रबी मक्का की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान आलू की रुपाई करते रहें। वहीं झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में गेहूं की बुआई करें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में जौ, मटर और आलू की बुआई कर ले। यहाँ के किसान चना, मसूर और अलसी की बुआई जारी रखें। बात अगर मध्य प्रदेश की करे तो सतपुड़ा पठारी अंचल में चने और सरसों की बुआई की जा सकती है। वहीं मालवा के पठारी क्षेत्र में चने की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान आलू की रुपाई भी करते रहें। वहीं झाबुआ के पहाड़ी अंचल में गेहूं की बुआई करें। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। दूसरों के कष्ट और रोग अपने शरीर पर ले लेते हैं। साईं बाबा पीरो मुर्शिद हैं, हम उनके बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं सुन सकते। तुम्हारी तो रीत ही निराली है साईं। अच्छे के साथ बुरा करते हो और बुरे के साथ अच्छा व्यवहार।
मैं आंखों की रोशनी पाकर पागल हो गया। अगर कुलकर्णी जैसे लोग प्रेम और अपनेपन की भाषा समझते ही ना हो तो तुम्हें किसने रोका है नाना? जाओ तुम भी कुलकर्णी बन जाओ। राम जी भला करेंगे। क्या आप भी देते हैं पशु को सड़ा और बासी खाना? क्या आपका पशु भी होता जा रहा है कमजोर? छोटी सी लापरवाही कहीं पड़ ना जाए पशु पर भारी। चारे से भी हो सकती है फफूंद जनित बीमारी। देखिए फफूंद ना बढ़ा दे फिक्र अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।